नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के बांसवाड़ा में आए थे, लेकिन आने के बाद बड़ा बवाल मच गया। हुआ क्या कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर यह कह दिया कि भारत के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मुस्लिम्स के अंदर बांटा गया था और जितने भी रिसोर्सेज दूसरे लोगों के होने चाहिए थे उनको मुस्लिम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया कांग्रेस टाइम पीरियड के अंदर, और आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसे कुछ स्पीच जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई थी। लेकिन क्या वाकई में मुस्लिम्स की जनसंख्या ज्यादा है? उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि मुस्लिम्स के फैमिली के अंदर बच्चे ज्यादा होते हैं। इस बात का भी हम लोग फैक्ट को चेक करेंगे कि वाकई में वो फैक्ट सही है कि गलत है। यह भी हम लोग देखेंगे कि मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दी गई है वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है, और इलेक्शन कमीशन के पास में जो कंप्लेंट्स पहुंची हैं वो इलेक्शन कमीशन अब मोदी जी के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है, वो भी आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर की। यहां पर आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास में कंप्लेंट्स पहुंची हैं जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा राजस्थान के अंदर दी गई थी। और आप लोग को पता होगा, ये कल की ही बात है कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर जो मोदी जी ने बात कही थी उसको काउंट किया जा रहा था किसके अंदर, हेट स्पीच के अंदर, कि वो बेसिकली क्या है, एक हेट स्पीच है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि वाकई में वो हेट स्पीच है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैं कुछ फैक्ट जो है आप लोग को बताऊंगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनकी कंप्लेंट उनके पास में पहुंची है। मोदी जी ने जो भी स्पीच बांसवाड़ा के अंदर दी थी उसको लेकर कहा था कि इफ इलेक्टेड टू पावर एट द सेंटर, मतलब अभी अगर आप लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को इलेक्ट करते हैं, द अपोजिशन कांग्रेस वुड डिस्ट्रीब्यूट पीपल्स प्रॉपर्टी, लैंड एंड गोल्ड अमंग मुस्लिम्स। तो कांग्रेस जो है उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है मुस्लिम्स के अंदर, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे लैंड की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी की बात करें। कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच हैज बीन रिसीव्ड एंड इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कमीशन। मतलब कंप्लेंट जो है वो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से पहुंची है कि मोदी जी की ये जो स्पीच है वो किसके अंदर काउंट हो रही है, हेट स्पीच के अंदर जो है वो काउंट हो रही है। लेकिन क्या वाकई में डू मुस्लिम्स हैव मोर चिल्ड्रन, क्या मुस्लिम जो हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं? इसका फैक्ट चेक जो है वो भी हम लोग करेंगे। तो ये बात जो है वो 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर एक रैली के दौरान मोदी जी के द्वारा कही गई थी, और वो कह रहे थे कि दोज हु हैव मोर चिल्ड्रंस, खास तौर पर ये मुस्लिम जो है उनको टारगेट कर रहे थे। दुर्भाग्य है हमारा देश का कि 2011 के अंदर जो सेंसस के डेटा आए थे उसके बाद में अब तक हमारे पास में सेंसस जो है वो नहीं आया है। हर साल यानी कि हर 10 साल में आता है। 2001 के अंदर आया, 2011 के अंदर आया और 2021 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन अब 2024 आ चुका है, अब तक भी उस डेटा का कोई अता पता नहीं है। 2025 के अंदर अगर वो डेटा आता है तो भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो 13 साल बीत चुके हैं, अब तक भी हमारे पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पर हम लोग इस चीज को एनालिसिस कर पाए। मोदी जी ने जो बात कही थी आखिरकार इसके ग्राउंड्स कहां थे? ये 9 दिसंबर 2006 की डेट का एक स्पीच है जिस समय मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर इंडियाज लोअर कास्ट ट्राइब्स, वुमेन्स एंड इन पर्टिकुलर टू मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनको कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते हैं देश के अंदर डेवलपमेंट को लेकर इक्वली, मतलब वो भी देश के विकास के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम टू रिसोर्सेज, मतलब वो जो है वो हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला क्लेम करते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को स्पीच दिया गया था, 10 दिसंबर को ही फिर पीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कि मनमोहन सिंह जो है वो रेफर कर रहे थे ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप, मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनको टारगेट कर रहे थे, उनके बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे उनके टारगेट में एससी, एसटी या मुस्लिम्स नहीं थे। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो पीएमओ की तरफ से आता है। देखिए देश के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, आर्थिक नीतियां जो कि 1991 के अंदर बनाई गई थी, उसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज भी जो है वो हम लोग याद करते हैं। वो बहुत जबरदस्त नीतियां थी जिस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है यानी कि उदारीकरण की नीतियां मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और देश को बचाया गया था वाकई में आर्थिक नीतियों से। तो तारीफ तो हम लोग मनमोहन सिंह की करेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी से इनको जोड़कर नहीं देखेंगे। हम लोग एज ए इकोनॉमिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके तौर पर हम लोग आज इनको देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, फैक्ट को चेक करें, तो हमारे देश के अंदर केवल 2 ही स्टेट ऐसे हैं
लक्षद्वीप है और जम्मू कश्मीर है जहां पर मेजोरिटी है मुस्लिम्स की। लक्षद्वीप के अंदर 96.5% और जम्मू कश्मीर के अंदर 68.31% जो है वो मुस्लिम्स हैं। 2 जगह मेजोरिटी के अंदर हैं, बाकी 4 जगह सिग्निफिकेंट हैं और उसके बाद में फिर जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। लेकिन भारत के अंदर क्या अल्पसंख्यक होंगे, कौन जो है बहुसंख्यक है, इसका निर्धारण नहीं है। देयर इज नो डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आखिरकार माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक होते क्या है, खास तौर पर कि अल्पसंख्यक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट्स हैं, जो फैसले हैं, उनके बारे में उनके अंदर बार बार कहा है कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम है बेसिकली वो जो है वो अल्पसंख्यक में आते हैं। इस हिसाब से हम लोग देखें तो मुस्लिम हिंदू जो है, माफ कीजिएगा, हिंदू जो है वो 79% है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी सभी जो है वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी के अंदर भारत के अंदर आते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक जो है वो कितनी कैटेगरी जो है वो आज हम लोग काउंट करते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 17.22 करोड़ थी, जो कि ग्रोथ रेट है 14.2%। अगर इसको हम लोग 2001 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग काउंट करें तो 2001 के अंदर 13.81 करोड़ जो है वो मुस्लिम थे और जिनकी ग्रोथ रेट कितनी थी 13.43, मतलब पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो 13.43 करोड़ थे। 13.43% उनकी क्या थी, वहां पर रेशो था। तो हम लोग ये तो देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो इंक्रीमेंट तो हुआ है, इंक्रीमेंट तो जो है वो हुआ है। बाकी अगर रिलीजन में देखें तो वहां पर भी हम लोग इंक्रीमेंट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम जो है वो इंक्रीज हुए थे 24.69% बिटवीन 2001 से लेकर 2011 के बीच में। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम लोग देखें 1991 से 2001 के बीच में, तो फिर इसके कंपैरिजन में ये तो स्लो रहा था, क्योंकि 1991 से 2001 के बीच में 29.49% जो है वो क्या रही थी, वृद्धि दर रही थी। लेकिन 2001 से लेकर 2011 के बीच में 24.69 जो है वो वृद्धि दर रही है। तो साफ क्लियर है कि पहले से मुस्लिम्स की जो है वो वृद्धि दर घटी है, पहले से जो है कहीं ना कहीं कमी आई है। यहां पर आप लोग एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर एक तरफ लिखा हुआ है रिलीजन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है हाउस होल्ड साइज, मतलब एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर जो है अमूमन होते हैं। हिंदू की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू की फैमिली के अंदर 4.3, अर्थात एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे हम लोग मान ले तो लगभग 4 की संख्या यहां पे निकलती है। लेकिन 4.3 लिखा हुआ है तो हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि किसी फैमिली में 4 हैं, किसी फैमिली में 5 हैं। मुस्लिम्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हाउस होल्ड्स की संख्या 5 है, मतलब एक हस्बैंड, एक वाइफ और 3 बच्चे जो है वो उनके हैं। ये एवरेज वैल्यू यहां पर है। इस बात से एक चीज तो क्लियर है कि मुस्लिम जो है उनके हाउस होल्ड्स की संख्या ज्यादा है और यहां पर ज्यादा संख्या जो हो रही है वो किसकी हो रही है, बच्चों की हो रही है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखी गई है मुस्लिम्स के अंदर। पहले 5.7 थी हाउस होल्ड्स की रेट, अब जो है वो 5.1 आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत के अंदर अगर हम लोग देखें ऑल अगर हम लोग बात करें तो वो 4.3 है, 4.3 है। मुस्लिम्स के अंदर 5 है, एक परिवार के अंदर संख्या। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम्स के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो ड्रास्टिकली कम है कंपेयर टू अदर कम्युनिटी। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अमंग मुस्लिम्स इज हाउएवर लोअर देन द ऑल इंडिया नंबर्स। पूरे भारत के कंपैरिजन में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कहीं हद तक कम है, क्योंकि मुस्लिम फैमिली के अंदर एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 14-15 साल है वो भी अपनी फैमिली के अंदर योगदान देने के लिए कहीं ना कहीं कमाना जो है वो शुरू कर देता है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो वर्क फोर्स जो है, जो भारत के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी संख्या पहले की तुलना में थोड़ी सी कम जो है वो जरूर हुई है। अच्छा, यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोग बीच वाले टेबल को देखिए, इसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बात करें तो 100 लोगों पर 43 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम में अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम पर्सन जो है वो लगभग 100 पर 31.7 जो है वो मुस्लिम्स काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भारत के अंदर 3.2 है, जबकि मुस्लिम्स के अंदर ही कितनी है, 2.4 है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर तो मुस्लिम जो है वो क्या है, इंडिया के रेशियो की कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कहीं हद तक कम है। देखिए, पूरे भारत के अंदर एक फैमिली साइज निकाली जाती है कि आखिरकार औसतन एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो 4.45 जो है वो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, जबकि पहले की तुलना में ये ड्रॉप हुआ है। 2001 के अंदर ये 4.6 था,
जबकि पहले की तुलना में 4.45 जो है ये कम हुआ है। मतलब भारत के अंदर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं कमी हुई है, फैमिली की संख्या जो है वो थोड़ी श्रिंक हुई है, छोटे हुए हैं। इस बात पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सीताराम येचुरी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ हाल ही के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई कि ये बेसिकली आचार संहिता का उल्लंघन है। आप लोग को पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो हेट स्पीच नहीं दे सकता है और ऐसे काम जो है वो नहीं कर सकता है जिससे कि आचार संहिता उल्लंघन हो। इसलिए इंडिया अलायंस जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन क्या वाकई में मोदी जी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, हम लोग अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं करता है कि हेट स्पीच क्या है। भारत के अंदर हेट स्पीच क्या है इसके कोई भी ग्राउंड्स नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि भारत के अंदर लैक ऑफ स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट द हेट स्पीच, भारत के अंदर हेट स्पीच को लेकर कोई जबरदस्त रूल्स जो है वो नहीं बनाए गए हैं। स्पेसिफिकली अगर कार्रवाई की जाएगी तो आईपीसी के तहत की जाएगी या फिर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कार्रवाई की जाएगी तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि एक इशू वार्निंग की जाए, मतलब एक वार्निंग जो है वो दी जाए कि आगे से ऐसी स्पीच ना बोली जाए। और दूसरा ये हो सकता है कि उनको सस्पेंड किया जाए एक टाइम फ्रेम के लिए कि भाई इतने समय तक आप सस्पेंड हैं और इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएंगे या फिर कैंपेन जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये तमाम कार्रवाई जो है वो कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मैं यहां पर कहीं पर भी मोदी जी के जो स्पीच है उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं केवल आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि आखिरकार फैक्ट है क्या, और अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो मोदी जी के ऊपर क्या कार्रवाई जो है वो हो सकती है। देखिए, एक राजनेता अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो चाहे मुस्लिम का सहारा ले, वो चाहे हिंदू का सहारा ले, वो चाहे क्रिश्चियन का, सिख का, किसी का भी सहारा ले सकता है। उसको केवल वोट बैंक अपना मजबूत करना है। आप देखिए कि कितनी भारत के अंदर राजनीति जो है वो कितनी गंदी हो चुकी है कि हर जगह पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी कुर्सी को बनाने के लिए और दूसरी तरफ बचाए रखने के लिए जो है वो हर हथकंडे को अपनाता है। चाहे फिर वो जो है कोई किसी भी धर्म का सहारा लेना हो, हेट स्पीच का सहारा लेना हो, या कोई भी व्यक्ति चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हम लोग किसी पार्टी की तरफ नहीं है। बेसिकली भारत के अंदर किसी भी भारतीय के बारे में सोचने की बजाय यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी कुर्सी को बचाने में और कुर्सी को हासिल करने के अंदर लगे हुए हैं। सभी इसी दौड़ के अंदर अंधे हो पड़े हैं। चलिए, आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे यह भी बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।